रोडवेज कर्मचारी, रोडवेज कर्मचारियों का एक विषय आज मैंने सवेरे से एजी साहब को भी कहा कि उसके दो लाभ हो गए। एक लाभ तो ये कि आज दिन भर इन्होंने पूरी दोनों सिटिंग्स कैसे या विधानसभा चलती है, जाकिर हुसैन जी आए कि आपने एक बहुत बढ़िया काम किया। हमें कभी कभी कुछ विषयों को लेकर के इनको बताना पड़ता था कि ऐसे ऐसे समस्याएं हैं। आज हमने कहा कि पूरा दिन लगा करके कैसे कैसे क्या क्या समस्याएं स्वयं आकर के स्वयं देखो। तो मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं एजी साहब का कि उन्होंने पूरा दिन का समय आज दिया, अपने कोर्ट के काम को छोड़ के दिया। तो इसमें जो रोडवेज कर्मचारियों का विषय, एक विषय ऐसा आया जिसमें कोर्ट में एफिडेविट दिए हुए हैं कि जो किलोमीटर स्कीम की नई बसें आनी है, 700 बसें लेने की जो बात कही, उसके कई प्रकार के लाभ हमने जो बताए कि भी ये उसके लाभ हैं। आखिर तो रेवेन्यू उसका सरकार को आएगा, उसमें कंडक्टर जो है वो सरकार का होगा, रूट सरकार का बनेगा, जो भी परमिट होगा, जो भी रूट होगा वो सब सरकार के हिसाब से होगा। केवल बस और ड्राइवर ये प्राइवेट आदमी का है। इन्वेस्टमेंट के नाते कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये सरकार करे या प्राइवेट आदमी करे, इसमें तो कोई कर्मचारियों का कोई कारण होना नहीं चाहिए। क्यों? ये सरकार का नीतिगत फैसला है। हमने अपनी कैपिटल लगानी है या कैपिटल किसी के लगवा करके उससे किलोमीटर स्कीम से बस लेनी है, क्योंकि जो किलोमीटर का टेंडर आज हमको मिला है वो हमारे अपने जो खर्चे हैं किलोमीटर के हिसाब से वो कहीं ज्यादा है। आज उसके कारण से नुकसान हमको रोडवेज में होता है। इस बार का एकदम ठीक अनुमान से मैं कह सकता हूं कि लगभग 600-700 करोड़ रुपया पिछले साल का 676 करोड़ रुपए के लॉस में है रोडवेज में। तो आखिर इस लॉस को कवर करने के लिए हमको कोई ना कोई नए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसमें उन्होंने कोर्ट में भी एक एफिडेविट दिया। ये एफिडेविट इतने सारे दिए हमें रोडवेज कर्मचारियों ने, नाम बताता हूं मैं। प्रेसिडेंट रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ श्री दलबीर किरमारा, इसी प्रकार सरबत सिंह पूनिया, जनरल सेक्रेटरी हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन। मैं 2-3 इसलिए पढ़ा हूं कि जो प्रोमिनेंट नाम है, श्री इंदर सिंह बधाना, प्रेसिडेंट रोडवेज वर्कर यूनियन, रिस्पोंडेंट नंबर 25। इतने एफिडेविट देकर के आए कि हमको इस किलोमीटर स्कीम में किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। सरकार अगर किलोमीटर स्कीम लाना चाहते हैं तो लेकर के आए। बल्कि अब जब उन्होंने विरोध किया है तो इसके कारण से उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये भी बना है। हमने उनको सब समझाया कि केवल आपका इतना ही है कि वो गाड़ी आपकी वर्कशॉप में नहीं आएगी, वो वर्कशॉप में अपने तरीके से जहां उसको ठीक करानी वही कराएगा, केवल इतना सा काम है। इस काम को भी वो कहते नहीं हमारी वर्कशॉप में गाड़ियां ठीक होनी चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस मांग के पीछे कहीं ना कहीं दाल में काला है। और ये इंक्वायरियां अगर होंगी कि हमारी वर्कशॉप में क्या क्या होता है, तो मैं कहूंगा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को अपनी व्यवस्था बनाए कि आखिर उनकी सुचिता बनी रहे। तो एक कॉम्पिटिटिव तरीके से भी ये प्राइवेट जितनी सेवाएं होती हैं इसका लाना बहुत जरूरी होता है। ये ठीक है कि वो ठीक है। सेवा देने का काम सरकार भी कर सकती है, सरकारी विभाग भी कर सकता है, सेवा देने का काम प्राइवेट एजेंसी भी कर सकती है। हमको पब्लिक को सेवा देनी है, हमको कर्मचारियों को सेवा नहीं देनी है। आखिर तो 3 से 4 लाख कर्मचारी ये हमारे हितैषी हैं। हम सरकार और ये मिलकर के काम करते हैं, लेकिन दोनों का काम, कर्मचारियों का भी और सरकार का भी, अंततः सेवा किसकी करनी है? हमको 2 करोड़ 70 लाख लोगों की सेवा करनी है। 2 करोड़ 70 लाख लोगों का जो हित है वो हम सबसे ऊपर है। इसलिए उस जनहित के लिए जो ठीक होगा वो करना, ये हमारी नीति है। इसलिए हमने समझाया भी है। और इस विषय लेकर के स्ट्राइक करते हैं तो वो स्ट्राइक बिल्कुल नहीं करने देंगे। कोर्ट भी इसमें साथ खड़ा है और जब जबरदस्ती करेंगे तो एस्मा जैसे प्रावधान का उपयोग करना पड़ेगा। ये मजबूरी है हमारी। आखिर तो आज एक सेवा है, 4000 बसें सरकारी चल रही हैं। कभी भी वो 1 मिनट में सूचना दे करके कि कल हमारी बसें नहीं चलेंगी, जनता को क्या मुंह दिखाएंगे हम? कल को अगर ये पैरेलल व्यवस्थाएं होंगी, फिर हमको लगता भी है कि एक अगर करेगा भी इसे स्ट्राइक तो हमारे हाथ में सेवा का दूसरा मौका तो है ना। तो इसलिए इस विषय में मेरा निवेदन है कि किसी भी पार्टी को, किसी भी माननीय सदस्य को इसमें उस कोर्ट में नहीं आना चाहिए। और हम उनसे बात करेंगे, बातचीत का रास्ता हमारा अभी भी खुला हुआ है। शायद 2 दिन बाद
उन लोगों के साथ बातचीत हो जाए। लेकिन इस विषय पर हम अडिग हैं कि हमने 700 बसों का जो टेंडर किया है उसमें किलोमीटर स्कीम की बसें 700 ही आएंगी, 720 जो भी है ये आएंगी, इसमें कोई समझौता नहीं है। बाकी सब बातें कर्मचारी के हित में, उनको कोई सैलरी की बात है, उनको भत्तों की बात है, उनको छुट्टी की बात है, ये कर्मचारी का हित होता है। सुनिए 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 सुनिए, अरे कितनी ले जाओ ना, हमको क्या है, और ले लो सारी कोई ले जाओ, ओपन है। सारी हमने आप उनको ले भी आओ। कहा कि आप अपनी एजेंसियां बना लो, आप अपनी एजेंसियां बना हमने लो, तो कराया बसें डाल लो, ये तो ओपन टेंडर है। ओपन टेंडर में किसी को रियायत नहीं कर रहे हैं, कोटा नहीं है, बांट नहीं रहे हैं। टेंडर में जिस डिपो को जितनी जिस जिले में आवश्यकता है उस जिले के हिसाब से बसें मांग रहे हैं, 5 बसों से लेकर के 1000 बसों तक कोई ले आए, और सबको ओपन है ये, इसलिए इसमें कोई दुविधा नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए हम निश्चित रूप से जनहित में जो कुछ काम होगा उसको हम करेंगे। एक विषय इसके अंदर, विषय इसी के साथ थोड़ा सा जुड़ा हुआ, ज्यादा जुड़ा हुआ तो नहीं है, वो है एससी नहीं बीसी समाज के लिए जो हमने किया है, जो उसकी क्रीमी लेयर के 2 हिस्से किए, 3 लाख 6 लाख। बहुत लोगों से बातचीत करने के बाद जब ये विषय ध्यान में आया कि क्रीमी लेयर क्यों बनाई जाती है, क्रीमी लेयर इसलिए बनाई जाती है कि ऊपर के लोगों की बजाय उसी समाज में जो गरीब लोग हैं, जिनका आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर वो नीचे हो, पहले लाभ उनको मिलना चाहिए। अंत्योदय कहते तो किसको कहते हैं? अंत्योदय यानी पंक्ति में खड़ा हुआ सबसे जो आखिरी व्यक्ति है उसका लाभ पहले, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जो है लाइन में आते जाए उनका लाभ मिलता जाएगा। हमने जब ये 3 लाख और 6 लाख की बात कही तो मैंने कहा कि लाभ तो बैकवर्ड क्लास को ही मिलेगा, किसी और को नहीं जाएगा, लेकिन उसमें पहला अधिकार 3 लाख से नीचे आना चाहिए। अर्थात जो 25,000 रुपये महीना कमाता है उससे नीचे का जो व्यक्ति है, गरीब है, मजदूर है, लेबर है, यानी जो आउटसोर्सिंग पे कोई 15,000 लेता है, कोई 18,000 लेता है, आखिर 25,000 से नीचे लेने वाला समाज का बहुत बड़ा वर्ग है। 6 लाख का मतलब क्या होता है? 50,000 रुपये महीना। आज जो लाभ है वो 40,000 50,000 रुपये महीना कमाने वाले तो ले, लेकिन गरीब और मजदूर उसका बेटा ना ले। क्या जब हमने ये लागू किया उस समय एमबीबीएस के एडमिशन का विषय बताता हूं। एमबीबीएस के एडमिशन 70% बच्चे 3 लाख से नीचे वो मेरिट पर आए, वो लेकर गए। 30% ऐसे बचे जो मैंने कहा 3 लाख से ऊपर वालों को इनको दे दो, उनमें जो मेरिट वाले हैं। आखिर जो 100% रिजर्वेशन है वो उनके बीच में बटेगा, कहीं और नहीं जाएगा, वह क्लास को ही जाएगा। लेकिन चूंकि हमारा कर्मचारी जो वर्ग है वो 3 लाख और 6 लाख के बीच में ज्यादा है, उसको लगता है कि ये जो हिस्सा है ये गरीब आदमी ले जाएगा। गरीब आदमी तो बैकवर्ड क्लास का ही ले जा रहा है, वो किसी और का नहीं लेके जा रहा है। तो अंतोगत्वा लाभ उसको देना चाहते हैं हम, और उसमें बहुत प्रशंसा लोगों में। अब ये अलग बात है कि उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने निरस्त किया है, हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बार तो आप 6 लाख का कर लो, बाकी हम इसको लार्जर बेंच को देते हैं। सिंगल बेंच ने सुनने से ही मना कर दिया कि विषय आपका नया है, पहली बार इस स्टेट में कर रहे हैं, और इस विषय के ऊपर एक लार्जर बेंच विचार करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और श्री अभय चौटाला जी के कहा था कि अपनी तरफ से जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो उनके एडवोकेट जनरल के साथ बैठ के बातचीत करेंगे, जो रास्ता कॉमन बनेगा वही अडॉप्ट किया जाएगा। हमने तीनों ने राय करने के साथ साथ जितने भी कर्मचारी की यूनियंस थी उनको भी बुला के उनसे भी सारी बातचीत करी। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे एक्स एजी थे हवा सिंह हुड्डा जी, उनके निवास स्थान पर उनके कर्मचारी संघ के लोगों ने उनसे साथ बातचीत करी, हमारे साथ बैठ के भी अलग बातचीत करी। सभी लोगों ने यूनिफॉर्मली, क्योंकि कोर्ट की जजमेंट है उसके पास में हमारे सामने 2 रास्ते प्रेजेंट किए गए, सभी कॉमन था। एक विचार जैसे आ रहा था भी इसका एक्ट पास कर दिया जाए, दूसरा विचार आता था इसकी अपील फाइल कर दी जाए। यदि हम पहले ही एक्ट पास कर देते हैं और फिर कोर्ट में जाती है बात, एक्ट भी कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, कोर्ट अगले दिन एक्ट बंद कर देती है क्योंकि उसी कोर्ट ने उसको रद्द किया है, तो फिर सरकार के पास भी कोई रास्ता नहीं रह जाएगा उनको निकालने के लिए। लेकिन यदि हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारी अपील एंटरटेन हो जाती है,
तो हमारे पास यदि सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देती है तो जो हाई कोर्ट की जजमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट हमें नई भी रिलीफ ग्रांट करती तो जो विधानसभा के माध्यम से एक्ट पास कराने का या ऑर्डिनेंस इशू करने का गवर्नमेंट से माध्यम से रास्ता है वो तो फिर भी ओपन है। तो इसलिए फिर क्यों ही हमने पहले जो रास्ता है उसको क्यों छोड़ा जाए। तो इसलिए माननीय स्पीकर साहब जो भी राय कॉमन बनी उसमें मान की, बल्कि हमारे जो एक्स एडवोकेट जनरल है वो 10 साल एडवोकेट जनरल है हवा सिंह हुड्डा जी, उनका मानना था, उन्होंने सभी जो कर्मचारी यूनियन थी उनको कहा कि मेरा मानना ये है कि पहले सरकार जो है और एम्प्लॉइज़ की यूनियन भी जो है वो सभी SLP फाइल करें। इसलिए माननीय स्पीकर साहब जो भी कॉमन राय बनी सभी लीगल क्षेत्र के लोगों की भी, सभी पार्टियों को जो रिप्रेजेंट करे थे और सभी कर्मचारी यूनियन थे, उसके माध्यम से हमने सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करी है। 6 सितंबर को SLP सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई है। अभी 1 नवंबर तक हाई कोर्ट ने टाइम दिया हुआ है। उससे पहले सभी पक्ष जो है लीगल पक्ष के लोग हैं उन सब की मानना है कि वो केस हमारा लीगल ग्राउंड पे बनता है, क्योंकि वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, सब जुडिस है, किस ग्राउंड पे हमारे उसमें हमें रिलीफ मिलेगा वो अभी यहाँ तो चर्चा करना ठीक नहीं होगा। तो लेकिन सभी की राय ये है भी सुप्रीम कोर्ट में उस जजमेंट को सेटिस्फाइड करने के बहुत से ग्राउंड है और लाभ मिलने की भी संभावना है। इसलिए उस कॉमन राय के माध्यम से हमने सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल कर दी है और वो 1 नवंबर से पहले उसमें रिलीफ मिलेगा। किसी कारण से सभी का ये मानना था भी किसी कारण से कोई हिच आएगी भी सुप्रीम कोर्ट में तो जो एक्ट पास करने का या ऑर्डिनेंस इशू करने का राय वो पावर सरकार के पास रहती है और विधानसभा के पास भी एक्ट करने की राय, वो रेमडी हम बीच में क्यों छोड़ दें। क्योंकि यदि पहले हम एक्ट पास करते हैं और हाई कोर्ट स्टे कर देती है, फिर हम हाई कोर्ट की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट की जजमेंट है उस एक्ट के माध्यम से नलीफाई हो जाएगी और हाई कोर्ट उसका स्टे कर देती है। फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं सुनेगी, क्योंकि सरकार ने उस जजमेंट को तो एक्ट के माध्यम से नलीफाई कर दिया है और एक्ट सुप्रीम हाई कोर्ट में चैलेंज है। तो इसलिए फिर ना सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई रिलीफ मिल सकता था। इसलिए सभी लीगल क्षेत्र के लोगों की ये मानना था और कर्मचारी संघ के भी लोग उस समय सारे जो जितनी भी यूनियन थी एम्प्लॉइज़ की सभी उस समय एग्रीड थे और उसी के बेस पे सरकार ने जो एक्शन लिया है और हमने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी SLP फाइल कर दी है। कुछ एम्प्लॉइज़ भी फाइल कर रहे हैं, ये हमारी जानकारी में आया है। तो जो जब भी है दोनों पक्षों के लोग वहाँ जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगने वाली है अपना अपना पक्ष रखेंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। एक विषय है रेगुलराइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेगुलराइजेशन एम्प्लॉइज में लगभग 4,500 लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट ने निर्णय दिया। अब हम भी चाहते हैं कि जो एक बार रेगुलर हो गया उसको बचाना चाहिए, हम नहीं चाहते वो बाहर जाए। उन 4,500 के लिए हमने तरह तरह की बातचीत करके दौर कई करके उसमें विपक्षी पार्टियां भी साहब, उसमें हमारे AG साहब भी, उसमें सब लोगों से बात की और अंतोगत्वा मैंने स्वयं उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा से फ़ोन पर बात की, अभय चौटाला से बात की, अशोक अरोड़ा से मैंने बात की और ये कहा कि आप अपने जो 1-2 वकील अच्छे हमारे AG साहब के पास भेज दो। इनका समय तय कराया और समय तय कराने के बाद वहाँ इकट्ठे बैठने के बाद AG साहब को मैंने इसलिए रोका, मैंने कहा इस विषय पर आप स्वयं चौके बुला चुके हैं, मीटिंग ले चुके हैं। मैं उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन ये स्वयं बताएंगे कौन कौन आए थे, क्या क्या उसकी राय थी। उस राय के हिसाब से आगे की कार्रवाई जो है वो केवल कॉमन राय के हिसाब से जो है वो हम करेंगे, जैसी राय बनेगी।